हेलो फ्रेंड्स। हाँ जी, हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है। पहले की जो वीडियो है हमने उसमें बहुत सा कवर कर लिया है। अब हम आगे देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम अब देखेंगे डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या था भाई, ये इसके बारे में देखेंगे। डोमेस्टिकेशन देखते हैं भाई। डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया था। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस। ये डोमेस्टिकेशन का मतलब ये है जब ह्यूमन बीइंग ने एंशिएंट टाइम में प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया था और एनिमल्स को रियर करना शुरू कर दिया था। जैसे कि उन्होंने वो डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, तो उसी प्रोसेस को डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। तो ये क्यों हुआ? दिस इज because people select plants and animal for domestication. For example, they select those plants and animal that are not prone to disease. वो उसी एनिमल्स को और प्लांट्स को ग्रो करते थे जिसके में कोई डिजीज ना हो। दे आर सेलेक्ट प्लांट्स दैट आर यील्ड लार्ज साइज ग्रेन। वो उसी को देते ग्रो करते थे जिसमें लार्ज साइज ऑफ ग्रेन हो और उसमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो और कैपेबल हो, मतलब उसमें राइप करने की जब वो पक जाए उसमें मतलब काफ़ी अच्छा वेट हो। जो सीड्स द्वारा selected plants are preserved and sown to ensure that a new plants will have a same quality. तो वो क्या करते थे, क्योंकि जैसा हम बीज बोएंगे तो वैसा ही हमें उसका फल मिलेगा, ऐसा भी है ना। तो इसीलिए जो बढ़िया बीज थे ना उसको वो रख लेते थे स्टोर करके, तो उसके बाद वो उसी को लगाते थे ताकि हमें बढ़िया क्वालिटी का ही अनाज मिले। अमंगेस्ट एनिमल्स की अगर बात की जाए, दोज आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। तो जो जेंटल थे उनका स्वभाव अच्छा था, उन्हीं को उनकी ब्रीडिंग जिसमें बच्चे प्रोड्यूस करना है ना, उसमें जैसे में जिसके फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड द ऑर्न्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल यूजली मच लार्जर एंड दोज आर डोमेस्टिकेट एनिमल्स। तो जिसके वो उनको ही डोमेस्टिकेट करते थे जिनके टीथ और ऑर्न ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। वो ऑर्न से जाने के सिंगों से ही, और जो उसके सिंग होते हैं ना और टीथ हैं उन्हीं के साथ ही वो देख लेते थे भी कौन सा वाइल्ड है और कौन सा ज़्यादा खतरनाक है। इससे डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये डोमेस्टिकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बहुत सारे इलाके में हमें डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है। डोमेस्टिकेशन ऐसा माना जाता है कि 12,000 साल पहले शुरू हो गया था। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, जो जितने भी एनिमल्स थे और प्लांट से वो जैसा हम आज है वी यूज एज अ फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। ये डोमेस्टिकेशन की वजह से ही है जो हम आज एनिमल्स का जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ले रहे हैं एज अ फूड, ये उसी का ही रिजल्ट है। सम ऑफ द अर्लियर प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर वीट्स एंड बार्ली। तो सबसे पहले जो वीट एंड बार्ली ही उगाया जाता था और उसके बाद इन्होंने एनिमल्स में शीप और जो गॉट है उसको उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब भाई उनकी लाइफ में थोड़ी सा चेंज आया। कैसे चेंज आया? कैसे? इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर आप ना सीड को किसी को प्लांट करते हो तो आप देखोगे तो उसको थोड़ा सा समय लगता है। ऐसा नहीं कि आज उगाया तो कल इतना बड़ा भाई उसमें और हमें कुछ मिल गया। तो कुछ सेवरल डेज लगते हैं, मंथ लग सकते हैं, वीक लग सकते हैं, कई बार तो ईयर भी लग जाते हैं। तो भाई उन्होंने ग्रो तो कर लिया प्लांट, इसीलिए उनको उसी प्लेस पे रहना पड़ा क्योंकि उन्होंने देखना है ना, उसको देखभाल करनी है, उसका जो प्लांट्स उन्होंने उगाए हैं उनको वाटरिंग करनी है, वीडिंग करनी है, और भी उन पक्षी और जो पशु हैं उनसे भी बचाना है जब तक वो पक ना जाए। तो इसीलिए उन्होंने ये ग्रेन्स को, अनाज को बहुत केयरफुली यूज़ करना उन्होंने सीख लिया था। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। तो ग्रेन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि उन्होंने ना ग्रेन को एज अ फूड भी और सीड भी, तो अगर सीड उसी का लगाएंगे तभी होएगा ना, तो एज अ सीड भी उनको स्टोर करके रखना
जाना पड़ता था। अब स्टोर कैसे करें? तो स्टोर करने के लिए उन्होंने अलग अलग एरिया में काम किया। लाइक उन्होंने क्ले के पॉट्स बना लिए, बास्केट बनाई, और कईयों ने तो जो बड़े बड़े ग्राउंड में ही बड़े बड़े टॉय बना लिए और उसमें वो रख देते थे, प्रिजर्व करके रख देते थे। तो इसको तो अनाज को तो वो ऐसे स्टोर करके रखते थे। अब एनिमल्स की स्टोरिंग की बात करते हैं। एनिमल की स्टोरिंग की अगर हम बात करें तो एनिमल्स तो मल्टीपल नेचुरली है, इनका तो जो स्टोरिंग है वो तो नेचुरली है, क्योंकि हम देखते हैं अगर हम इनको बहुत केयरफुली लुक आफ्टर करेंगे तो ये हमें मिल्क देते हैं और भी सोर्स ऑफ फूड है, मीट देते हैं, और भी हमें इनसे बहुत कुछ मिलता है। और ये तो बस इनको रियर करना अच्छे से ही ये स्टोर ऑफ फूड हो जाता है। ओके, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स टर्न। तो जो फर्स्ट फार्मर एंड फर्स्ट हर्डर कहाँ पे मिले हैं उसके बारे में देखेंगे। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ द ब्लू स्क्वायर जहाँ पे मिले हैं आपको मैप में मैं दिखाती हूँ आपको, वेट फॉर अ व्हाइल। Each marks a site with where archaeologists have found evidence of a early farmer and herders। जहाँ पे हमें किस कलर के मिले हैं, एक बोल रहे हैं ब्लू जो स्क्वायर है, अगर जहाँ पे ना आपके ब्लू स्क्वायर मिले हैं वहाँ पे हमें फार्मर्स, और ये देखो ब्लू स्क्वायर्स हैं यहाँ पे, ये जो देख रहे हो ना आप ब्लू स्क्वायर, ये देखो मेहरगढ़ हो गया, बुरजाहम हो गया, ये कोडियावल हो गया, मेहरागढ़ हो गया, ये चिरान हो गया, ये हो गया जी अपने ये जहाँ पे है, और ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो ट्रायंगल है ना, ये सब हमें ये बताते हैं यहाँ ये जो एरिया हैं इस एरिया में हमें फार्मर्स और हर्डर्स मिलते हैं। ओके, ईच मार्क्स अ साइट दैट वेयर द आर्कियोलॉजिस्ट हैव इन, यहाँ पे हमें फार्मर और हर्डर्स के एविडेंस मिले हैं। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, ये सारे के सब कॉन्टिनेंट में मिले हैं हमें। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना वो है नॉर्थ वेस्ट में, जो प्रेजेंट डे में कश्मीर में है ना, वो है साउथ ईस्ट और साउथ इंडिया में है। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटल्ड ऑफ द फार्मर एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने फार्मर्स और हर्डर्स के स्टडी करने के लिए, उनके सेटलमेंट को स्टडी करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स की बोन को स्टडी किया है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंडिंग इंक्लूडिंग रिमेन्स ऑफ द बर्न्ट ग्रेन्स, इन्होंने बर्न्ट ग्रेन्स यानी कि जले हुए ग्रेन्स के एविडेंस मिले हैं, जिससे हमें ये पता चला शायद वो एक्सीडेंटली ही वो बर्न हो गए होंगे। तो साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन, वो उन्होंने साइंटिस्ट ने इसको ग्रेन्स को आइडेंटिफाई किया, और वो नंबर्स ऑफ क्रॉप को वो कौन कौन से सब कॉन्टिनेंट में उगाते थे इसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और बोन से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इस एरिया में इस एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था एंशिएंट टाइम में। टूवर्ड अ सेटल लाइफ, अब उन्होंने सेटल लाइफ, अब पहले तो घूमते फिरते थे, एक जगह पे दूसरी जगह पे जाते रहते थे, क्योंकि उनको फूड के लिए तो है ना जाना पड़ता था, एनिमल्स के बचने के लिए। तो अब उन्होंने भाई एग्रीकल्चर भी करनी सीख ली थी। अब ह्यूमन बीइंग ने और भी जैसे जी डोमेस्टिकेशन भी करनी सीख ली थी। अब उनकी सेटल लाइफ के बारे में देखेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें हमें एविडेंस मिले हैं, हट्स और हाउसेस मिले हैं बहुत से एरिया में, जैसे जी बुरजाहम हमने देखा था ना मैप में, बुरजाहम है जो प्रेजेंट डे कश्मीर वाली साइड है। यहाँ पे हमें पिट हाउसेस मिले हैं, जैसे टोय नहीं होते, पिट हाउसेस मिले हैं जहाँ पे वो डग इनटू ग्राउंड, जो ग्राउंड में होते थे घर, और यहाँ पे स्टेप्स भी हैं यानी कि पौड़ियाँ भी लगी हुई हैं। दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन अ कोल्ड वेदर, ये जो घर हैं उन्होंने अपने कोल्ड वेदर से बचने के लिए ये इस टाइप के उन्होंने घर बनाए होंगे। और आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्थ, यानी कि कुकिंग के जो चूल्हे होते हैं ना वो भी हमें घर के अंदर हट्स के अंदर मिले हैं, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि वो वेदर के अकॉर्डिंग कभी वो इंडोर और आउटडोर दोनों तरफ हमें ये मिले हैं, हर्ट्स मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो वेदर के अकॉर्डिंग कभी अंदर और कभी बाहर खाना बना लिया करते होंगे। तो स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स, स्टोन्स हमें बहुत मिले हैं।
स्टोन्स हमें बहुत मिले हैं, लाइक मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट, अलग अलग स्टोन्स मिले हैं, ठीक है, अलग अलग प्लेस पे हमें अलग अलग टाइप के स्टोन्स मिले हैं। जैसे पेलोलिथिक टूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें जो वो बहुत डिफरेंट है जो नियोलिथिक एज के हैं। ओके, ये जो नियोलिथिक एज के हैं जो वो बहुत शार्प हैं, पॉलिश्ड हैं और उनकी जो एज है वो बहुत शार्प्ड है जैसे पहले के साथ अगर हम कंपेयर करें तो। ओके, और this includes tools that are polished to give the fine cutting edge, and the mortars and the pestle used for grinding grains, and other plant produced mortars and pestles are used for grinding grain even today। तो ये बहुत जाने के मतलब कहने का मतलब ये है कि भी समय समय के साथ सब चीज़ में चेंजेस आई और स्टोन्स में भी हमें चेंजेस देखने को मिलती हैं। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, बहुत हजारों साल बाद, at the same time tools of the Paleolithic types continue to be made and used, and remember some tools were also made of bones। अब बोन के भी टूल बनाए जा रहे थे, बोन्स यानी कि हड्डियों के भी वो स्टोन्स टूल्स बनाए जा रहे थे। मैनी काइंड ऑफ, ये जो आप स्टोन देख रहे हो ना, ये जो स्टोन है, ये जो स्टोन है ये सारे न्यू स्टोन के यानी कि न्यूलिथिक एज के स्टोन है। ओके, मैनी काइंड ऑफ द अर्थन पॉट्स हैव बीन फाउंड, यहाँ पे अर्थन पॉट्स भी मिले हैं जो बहुत डेकोरेट किए गए हैं, जिसको वो स्टोरिंग एज अ स्टोरिंग यूज़ करते थे, जिसको फूड कुक करने के लिए यूज़ करते थे। जैसे कि स्पेशली किस टाइप का फूड, जैसे राइस हो गए, वीट हो गए और लेंटिल्स हो गए, इस टाइप का इंपॉर्टेंट उनका डाइट बन गए थे ये सब कुछ। ये देख रहे हो ना आप, पॉट है, ये स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे। और दे बिगेन विविंग क्लोथ्स, तो उन्होंने अब भाई क्लोथ्स को भी बुनना शुरू कर दिया था, क्लोथ्स को भी वीविंग करनी शुरू कर दी थी और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के वो यूज़ करते थे, जैसे कि कॉटन के, जैसे अब उन्होंने कॉटन को ग्रो करना शुरू कर दिया था। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? Not quite. In many areas, men and women still continue to hunt and gather food। So, अभी ऐसा नहीं कि जितने भी इंसान थे भाई एंशिएंट टाइम में सभी ने फार्मिंग करनी शुरू कर दी थी, और नहीं भाई बहुत से ऐसे भी थे अब भी हंटिंग कर रहे थे और फूड को गैदर कर रहे थे, और अभी बहुत सी जगह पे ऐसा भी था जिन्होंने फार्मिंग को अडॉप्ट कर लिया था और वो हर्डिंग भी कर रहे थे धीरे धीरे। तो ये सेवरल थाउजेंड ईयर्स ये ही चलता रहा प्रोसेस। ओके, Besides, in some cases, people try to combine these activities doing different things during different season। तो ये एक्टिविटीज चेंज भी करते रहते थे अकॉर्डिंग टू सीजन, डिफरेंट एरिया में। इसीलिए तो ये बुक का नेम अवर पास्ट है, हर एक का पास्ट सेम नहीं है, दैट्स वाई। A closer look, living and dying in मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। दिस साइट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन और नियर द बोलान पास, ये बोलान पास के नज़दीक है, और जहाँ पे हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स मिले हैं इनटू ईरान की तरफ से। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड वीट। ये मेहरगढ़ वो प्लेस है जहाँ पे हमें बार्ली और वीट वहाँ पे लर्न कर लिया था लोगों ने, बार्ली और जो वीट है उसको उगाना, और शिप और गॉट भी हमें यहीं इसी एरिया में मिलते हैं। तो ये जो प्लेस है जिसके बारे में हमें पता चला है, और ये एनिमल्स की बोन भी हमें मिली हैं, ये बोन हमें मिली हैं डियर की और पिग की भी बोन्स मिली हैं, और शिप और गॉट की भी बोन्स हमें यहाँ पे मेहरगढ़ में मिली हैं। Other finds at मेहरगढ़ include a remains of a squares and rectangle houses। ये हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप के हाउसेस भी मिले हैं मेहरगढ़ में, और जो हर एक जो हाउस है ना वो 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, और जिसमें उन्होंने एक स्टोरेज के लिए भी वो यूज़ करते थे। जब लोग मर जाते थे देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पेड रिस्पेक्ट टू देम। तो जब वो मर जाता था कोई भी मेहरगढ़ में, हमें ऐसे एविडेंस मिले हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती थी तो वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उसका लुक आफ्टर किया जाता था फिर भी मरने के बाद भी। तो हमें बेरियल्स भी मिले हैं मेहरगढ़ में। ओके, ये देख सकते हो ना बेरियल्स। ओके, ये हाउसेस है ये मेहरगढ़ में मिला है। ओके, परहैप्स क्योंकि ये आप ना ये इनको ऐसा भी मिला है
कि वो मरने के बाद भी वो अपने पास ही रखते थे मरे हुए को, और बहुत से हमें सामान भी मिला है कि वो अब ब्यूरल के साथ गॉड्स वगैरह होगी और भी फूड वगैरह भी वो उनके पास रखते थे। शायद उनका ये बिलीव था कि डेथ के बाद भी कुछ ज़िंदगी होती है, नेक्स्ट वर्ल्ड में उसको ज़रूरत होगी, दैट्स वाई वो मरे हुए लोगों के साथ ये सामान रख दिया करते थे। एल्सवेयर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। केव पेंटिंग मिली है हमें फ्रांस में। फ्रांस में हमें, जैसे फ्रांस अगर आप एटलस में देखोगे, ये जो फ्रांस में मिली है ये पेंटिंग, इसमें ये इस टाइप की पेंटिंग मिली है जैसे कि आप देख रही हो, आपकी बुक में देख सकते हो आप। दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन, 4 बच्चे थे स्कूल के, उन्होंने ये इसको फाइंड किया था 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले किया था। पेंटिंग ये ऐसा माना जाता है 20,000 साल से 10,000 साल के बीच के समय की है, और ये ऐसे इसमें एनिमल्स बनाए गए हैं जिसमें वाइल्ड हॉर्सेस हैं, ऑर्चेस हैं, जिसे कैटल्स होते, बीसन हो गए, अलग अलग राइनासोरस हो गया, बियर, ये इस टाइप के ब्राइट कलर से इन्होंने पेंटिंग बनाई हुई है। दीज कलर आर मेड फ्रॉम मिनरल्स, ये जो कलर बनाए हुए हैं, कलर्स हैं जिससे पेंटिंग बनाई हुई है, ये अलग अलग मिनरल से बनाई गई है, जैसे ओचर और आयरन ओर, चारकोल से बनाए गए हैं। और इट इज़ पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग वर डन ऑन सेरेमनियल ओकेजन्स, तो ये किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे ही ये पेंटिंग बनाई गई होंगी। और ये ऐसा भी हो सकता है जब कोई रिचुअल होगा जहाँ हंट परफॉर्म्ड बाय अ हंटर बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे, जब वो प्रे के लिए यानी कि शिकार के लिए जाते हो तब उन्होंने ये पेंटिंग बनाई होगी। तो ये हमारा जो चैप्टर है सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये नियोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट क्या है, तुर्की में, तुर्की को भी अब अगर आप एटलस में देखोगे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट, ये तुर्की में भी ये नियोलिथिक साइट मिलती है जिसको कैटलह्यूंग बोला जाता है। ओके, यहाँ पे भी हमें बहुत सारी ऐसे सामान मिला है फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, फ्लिंट फ्रॉम असीरिया, काउरीज एंड रेड सीज, शेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सीज, यहाँ पे used in the settlement. Remember, these was no carts. Most things would have been carried on the backs of the packs, एनिमल सच एज अ कैटल और बाय द पीपल। क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं कि तुर्की में भी हमें बहुत से नियोलिथिक साइट्स मिली हैं जहाँ पे हमें अलग अलग, जैसे जी बहुत महंगे महंगे पत्थर मिले हैं, रेड सी में से बहुत महंगा महंगा सामान मिला है, मगर वो ऐसा सामान उनको वहाँ पे कैसे आया, वहाँ पे तो उन्होंने शायद वो एनिमल्स को यूज़ करते होंगे, उनके बैक पे सामान लेकर जाते होंगे, यानी कि एक प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह पे सामान भी लेके जाया जाता होगा, इसके बारे में है ये सब कुछ। तो आई होप ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।